Good morning everyone. Today we will discuss how did Newton guess the inverse square law. न्यूटन ने जो इनवर्स स्क्वायर लॉ था उसको कैसे गैस किया, कैसे उसको कैलकुलेट किया। न्यूटन ने केपलर्स लॉ का यूज किया। तो क्या केपलर्स का कौन सा लॉ? केपलर्स थर्ड लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन, न्यूटन guess the inverse square law, inverse square rule। किसका यूज करके न्यूटन ने यूज किया बेटा केपलर्स के थर्ड लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन। और इस केपलर के थर्ड लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन को यूज करके उसने इनवर्स स्क्वायर लॉ यूज किया। इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या था? इनवर्स स्क्वायर लॉ में जो फोर्स बताया गया है दैट फोर्स को इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंसेस बिटवीन देम। ये कैलकुलेशन आप लोगों ने कैलकुलेट करनी है यहाँ पे कि बताना है कि फोर्स जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंसेस बिटवीन दैट। तो ये इनवर्स स्क्वायर लॉ के अंदर कैसे कैलकुलेट किया न्यूटन ने? क्या किया, सपोज कोई भी प्लेनेट है वो सन के अराउंड है, सन मान लिया सेंटर ओरिजिन पॉइंट पे, ये एक प्लेनेट मान लिया, ये पन प्लेनेट है, इस प्लेनेट का मास क्या मान ली, ये हमने क्या माना है, प्लेनेट माना है, प्लेनेट है, ठीक है। ये प्लेनेट का मास क्या है, m है, और ये सन के अराउंड एक सर्कुलर ऑर्बिट में क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। कितनी स्पीड से रिवॉल्व कर रहा है? बोल दिया जाए v स्पीड से रिवॉल्व कर रहा है। और इस प्लेनेट की जो डिस्टेंस है सन से वो कितनी मानी हुई है आप लोगों के पास, r। अगर कहीं से भी हम लोग स्पेरिक जो सर्कुलर ऑर्बिट है, सर्कल के केस में कहीं से भी हम डिस्टेंस को, ये हमारे पास यहाँ पे क्या है, सन है, और यहाँ से यहाँ तक की ये डिस्टेंस उसकी कितनी मान ली हम लोगों ने, r मान ली। यहाँ से प्लेनेट चलता चलता, अगर प्लेनेट को हम लोग बाद में, प्लेनेट किसी भी पोजीशन पे हो सकता है, तो प्लेनेट जो है रिवॉल्व कर रहा है सर्कुलर ऑर्बिट में, तो क्या लिखेंगे, लेट अस कंसीडर ए प्लेनेट ऑफ मास m। प्लेनेट का मास कितना मान लिया, m मान लिया हम लोगों ने। क्या कर रहा है आप लोगों के पास, रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन सर्कुलर ऑर्बिट। सर्कुलर ऑर्बिट में क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, ऑफ रेडियस आर विद स्पीड v। कितनी स्पीड से मूव कर रहा है, r उसकी रेडियस है, ये उसकी रेडियस मान ली, प्लेनेट जो प्लेनेट रिवॉल्व कर रहा है सन के अराउंड उस सर्कुलर ऑर्बिट की रेडियस r मान ली, इस प्लेनेट का मास क्या मान लिया हम लोगों ने, m मान लिया, और कितनी स्पीड से मूव कर रहा है, v स्पीड से मूव कर रहा है। आपको पता है जब सर्कुलर केस के अंदर जब प्लेनेट रिवॉल्व करता है तो उसका जो फोर्स लगता है वो हमेशा सेंटर की तरफ लगता है, और उस सेंटर वाले फोर्स को हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। तो क्या होगा, देन द सेंट्रीपिटल फोर्स, then the centripetal force, हमने F फोर्स मान लिया क्योंकि मैंने बताया सेंटर से सेंटर की तरफ फोर्स लगता है, तो ये एक सेंट्रीपिटल फोर्स मान लिया। अगर हमने प्लेनेट की पोजीशन यहां से यहां मान ली है, अगर मैं प्लेनेट को स्टार्टिंग में यहां दिखा दूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो यहां से ये फोर्स लगाता है सेंटर की तरफ, जिस फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स बोला गया है। ये प्लेनेट यहां पे मान लिया लोगों ने, इसका मास क्या मान लिया, m मान लिया, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो एक्टिंग ऑन द प्लेनेट, सेंट्रीपिटल फोर्स F एक्टिंग on the planet is given as, न्यूटन का बेटा हम लोगों ने सेकेंड लॉ पढ़ा है, न्यूटन के सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स जो होता है, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ
क्या पढ़ा है? न्यूटन का सेकंड लॉ आप लोगों ने पढ़ा है। जो फोर्स होता है वो फोर्स किसके इक्वल होता है? फोर्स होता है वो किसके इक्वल होता है? मास इनटू एक्सीलरेशन। बट सर्कुलर मोशन के अंदर अगर बात करें, हम सर्कुलर मोशन के अंदर जाएं तो उस केस के अंदर जो एक्सीलरेशन होता है, बट इन सर्कुलर मोशन एक्सीलरेशन जो होता है वो किसके बराबर होता है? v स्क्वायर अपॉन r। किसके इक्वल होता है? सर्कुलर मोशन के अंदर अगर बात की जाए तो बॉडी के अंदर अभी हमें फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था, सर्कुलर मोशन में जो एक्सीलरेशन होता है वो किसके इक्वल होता है? v स्क्वायर अपॉन r। तो उस केस के अंदर जो फोर्स की वैल्यू आ गई, वो फोर्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? तो फोर्स हमारे पास आ गया F इज इक्वल टू m, एक ही जगह रख दे, v स्क्वायर अपॉन r। इस केस को सबसे पहले हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। तो हमने फर्स्ट इक्वेशन मान ली, हमारे पास आ गया कि एक्सीलरेट कर रहा है v स्क्वायर अपॉन r सर्कुलर मोशन के अंदर। v उसकी स्पीड होगी, r उसकी क्या होगी? रेडियस होगी। ध्यान हो अगर आपको तो इस सर्कुलर मोशन फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया गया था। तो यहाँ से हमने इस a की वैल्यू पुट की है, a की जगह हम लोगों ने v स्क्वायर बाई r रख दिया। तो उस केस के अंदर हमारे पास फोर्स किसके इक्वल आ गया? अगर मैं मान लो इफ T is the time period, T क्या मान लिया? टाइम पीरियड मान लिया। किसका टाइम पीरियड मान लिया? इस प्लेनेट का टाइम पीरियड मान लिया। किसके अराउंड अस रिवॉल्व करने का? सन के अराउंड अस एक राउंड कंप्लीट करने के लिए। तो उसके अंदर कितनी स्पीड से जब वो मूव कर रहा है तो v देन ऑर्बिटल वेलोसिटी निकालेंगे। इफ t इज द टाइम पीरियड फॉर कंप्लीट one round around the sun by planet से जो हम लोगों ने माना टाइम पीरियड t मान लिया वन राउंड को कंप्लीट करने का बाय द प्लेनेट के अराउंड अस। तो उस केस के अंदर क्या हुआ? हम उसकी क्या निकालते हैं? हम उसकी वेलोसिटी निकालते हैं, जिसको हम सर्कुलर ऑर्बिटल वेलोसिटी बोलेंगे। देन द ऑर्बिटल वेलोसिटी इज उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी निकाले। तो देखो वेलोसिटी अगर आप लोगों के पास बात, और ऑर्बिटल स्पीड भी बोल सकते हैं क्योंकि स्पीड से मूव कर रहा है। तो ऑर्बिटल स्पीड किसके इक्वल आ गई? तो स्पीड इज इक्वल टू किसके बराबर होती है? हमने पढ़ा है डिस्टेंस अपॉन टाइम। देखो यहां जो डिस्टेंस होगी वो डिस्टेंस किसके बराबर होगी? अगर स्पीड को v से रिप्रेजेंट किया गया है तो डिस्टेंस किसके बराबर हो जाएगी? सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल अपॉन किसके इक्वल आ गया? टाइम के इक्वल आ गया बेटा। सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, क्योंकि सर्कल के केस के अंदर अगर हम लोग डिस्टेंस निकालते हैं तो डिस्टेंस उसकी सर्कमफ्रेंस के बराबर होती है, जिसको हम लोग कितना बोलते हैं? 2 पाई r होती है। इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग वैल्यू निकालें तो वैल्यू निकालने पर हमारे पास v की वैल्यू कितनी आ गई? अगर देखा जाए तो v इज इक्वल टू 2 पाई r अपॉन t। ये हमारे पास स्पीड की वैल्यू आ गई 2 पाई r अपॉन t। फिर क्या किया हमने? देखो इक्वेशन नंबर फर्स्ट की तरफ देखते हैं। हमने v स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो क्यों ना इसका स्क्वायर कर दिया जाए। इसका स्क्वायर करें तो हमारे पास क्या आ गया? v का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पाई r अपॉन t, और इस पूरे का स्क्वायर, इसका पूरे का क्या हो गया भाई? स्क्वायर हो गया। तो अगर इसको यूज करके हम लोग क्या करें? v की वैल्यू निकालते हैं। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर करें तो 4, पाई का स्क्वायर करें तो पाई स्क्वायर, r का स्क्वायर करें तो r का स्क्वायर अपॉन t का स्क्वायर। ये इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लेते हैं बेटा? 2 नंबर का नाम दे देते हैं। इक्वेशन नंबर क्या दे देते हैं? 2 नंबर दे देते हैं। क्यों ना इस इक्वेशन 2 की वैल्यू जो है इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दी जाए। जो 2 नंबर की वैल्यू है इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करें तो यहां से v की वैल्यू को उठाओ और एक नंबर में रखो, तो हमारे पास f जो आ गया वो m तो एज इट इज आ गया। ठीक है जी। v स्क्वायर की जगह वैल्यू रखें तो 4
पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। और एक आप लोगों के पास देखो यहां जो आप लोगों के पास v स्क्वायर की वैल्यू रखी है, ये r तो यहां ऑलरेडी है ही है, और यहां पे कितना आ गया t स्क्वायर। आगे क्या आ गया, क्योंकि t की वैल्यू रखी है हम लोगों ने। अब हम लोग बात करें क्या यूज करें, अगर केपलर का थर्ड लॉ यूज करें, देखो तो हमारे पास क्या आ गया m। अब ये r से अगर देखा जाए तो ये r स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो क्या एक r बच गया यहाँ पे, तो हमारे पास क्या बच गया 4 पाई स्क्वायर m r अपॉन t का स्क्वायर। क्योंकि देखो ये r स्क्वायर से इसको कैंसिल, r एक कैंसिल हो गया, तो यहाँ एक r बच गया, वो लिख दिया, 4 आगे ले आया, पाई स्क्वायर m अपॉन t स्क्वायर। अब हम लोग अगर केपलर को यूज करें, किसको यूज करें, केपलर्स को। केपलर का थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या पढ़ा है, अकॉर्डिंग टू केपलर थर्ड लॉ ऑफ मोशन, यहां लिखता हूं केपलर्स के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू केपलर्स थर्ड लॉ पढ़ा है, t स्क्वायर is directly proportional to r cube होता है। t स्क्वायर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, r क्यूब के। तो हम लोग क्या करते हैं, यहां से हम इसकी वैल्यू रख देते हैं, किसकी वैल्यू रख देते हैं, t स्क्वायर की वैल्यू रख दे, तो उस केस के अंदर जो फोर्स की वैल्यू आएगी वो फोर्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ जो फोर्स आएगा आप लोगों के पास t स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, r क्यूब आ गया। तो उस केस के अंदर अब इस t स्क्वायर की जगह जिसको मैं सर्कल कर रहा हूं इसकी जगह r क्यूब रख दो, क्या रख दो, तो हमारे पास फोर्स किसके बराबर आ गया 4 पाई स्क्वायर m r अपॉन, इस t स्क्वायर की जगह r क्यूब रखें तो ये r क्यूब रख गया, एक r से r क्यूब कट गया तो यहाँ कितना बच गया स्क्वायर। तो उस केस के अंदर फोर्स कितना आ गया, F इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर m अपॉन r का स्क्वायर। आ गया बेटा। अब देखो यहाँ 4 भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, और मास तो वैसे ही कांस्टेंट होता है, और ये सारी चीजें जिनको मैं ब्लैक पेन से अंडर सर्कल कर रहा हूं ये सारी की सारी चीजें कांस्टेंट होगी, और कांस्टेंट और इक्वल मिलके क्या बनाते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो उस केस के अंदर जो फोर्स आता है F इज क्या आ जाता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r का स्क्वायर। और यही चीज हमारे पास किसको इंट्रोड्यूस करती है, इनवर्स स्क्वायर लॉ या इनवर्स स्क्वायर रूल। तो उस केस के अंदर जो फोर्स आता है वो बेटा किसके इक्वल आ जाता है, तो उस केस के अंदर जो फोर्स आया वो किसके इक्वल आ गया, हमारे पास आ गया r स्क्वायर के। तो अब एक बार दोबारा से इस चीज को देखते हैं, हो सकता आप लोगों के पास बहुत आसान सा है इनवर्स स्क्वायर लॉ, कि न्यूटन ने इनवर्स स्क्वायर लॉ कैसे निकाला, कैसे किसको यूज करके निकाला, केपलर्स के थर्ड लॉ को यूज किया। देखो लिखा हुआ है केपलर्स थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन इज यूज्ड फॉर न्यूटन गैस इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो इनवर्स स्क्वायर लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, डिस्टेंस के स्क्वायर के बराबर। जितना ज्यादा डिस्टेंस होती चली जाएगी उतना इनके बीच में फोर्स क्या होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा। मैंने मान लिया, लेट अस कंसीडर ये एक प्लेनेट मान लिया, इस प्लेनेट का मास m मान लिया, रिवॉल्व्स अराउंड द सन, सन के अराउंड अस रिवॉल्व कर रहा है सर्कुलर ऑर्बिट में, जिस ऑर्बिट की जो रेडियस है उसका मास क्या है m है, उसकी रेडियस कितनी है r, विद कितनी स्पीड से मूव कर रहा है आप लोगों के पास v स्पीड से मूव कर रहा है। तो उस पे जो लगने वाला जो सेंट्रीपिटल फोर्स F है वो निकालते हैं, न्यूटन का सेकंड लॉ यूज करते हैं, फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन। तो मैंने लिख दिया फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। फिर मैंने बोला कि सर्कुलर मोशन के अंदर जो एक्सीलरेशन होता है वो किसके बराबर होता है, एक्सीलरेशन होता है स्क्वायर ऑफ द स्पीड अपॉन v स्क्वायर अपॉन r, जो v स्क्वायर उसकी क्या है, v क्या है उसकी स्पीड है, और r उसकी क्या है, उस केस के अंदर सर्कुलर ऑर्बिट की क्या है, रेडियस है। तो क्यों ना मैंने वैल्यू को इस इक्वेशन में जो a की वैल्यू है पुट कर दी फर्स्ट वाले के अंदर। तो f इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, mv स्क्वायर अपॉन r, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। अब मैंने माना कि ये जो प्लेनेट सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है t टाइम में, t टाइम जो लिया हुआ है उस t टाइम में एक राउंड कंप्लीट करता है। तो एक राउंड को कंप्लीट करने में उसकी ऑर्बिटल स्पीड निकालते हैं, जो v मानी हुई है ऑर्बिटल स्पीड, तो उसकी ऑर्बिटल स्पीड कितनी आती है, स्पीड का फॉर्मूला पढ़ा है हम लोगों ने, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम।
स्पीड को v से रिप्रेजेंट करते हैं, या डिस्टेंस सर्कल के केस में किसके इक्वल होती है, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, टाइम को t ले लिया। अब मैंने v की सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, उसकी रेडियस दी हुई सर्कल की, तो क्या मान लिया, 2 पाई r अपॉन t मान लिया। यहां से मैंने इसका स्क्वायर किया तो सारे का स्क्वायर हो जाएगा दूसरी तरफ, और इसको जब ओपन करते हैं तो v स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 4 पाई स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन t स्क्वायर। फिर मैंने केपलर्स का लॉ यूज किया। केपलर के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग टाइम पीरियड का जो स्क्वायर होता है इज दैट प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस, जो केपलर के थर्ड लॉ में बताया। तो मैंने टी स्क्वायर की जगह या कोण यूज कर दिया। ये जो टी स्क्वायर था इसकी अब वैल्यू तो पुट कर दी, यहाँ पे v की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट करने पर हमारे पास ये टी स्क्वायर आ गया m4। ये देखो m तो मास तो पहले ही था, m और r तो ये तो दोनों ऑलरेडी पहले ही थे, तो मैंने m अपॉन r तो लिख लिया, और v स्क्वायर की जगह सिर्फ क्या लिखा, 4 पाई स्क्वायर, जो वैल्यू हमारे पास निकल के आई है ये वैल्यू रख दी। अब यहाँ से r स्क्वायर कैंसिल कर दिया तो ऊपर सिर्फ एक r बचा, और यहाँ t स्क्वायर की वैल्यू रखी कैलकुलस लॉ को यूज करके, तो r से ये r क्यूब कैंसिल हो गया तो स्क्वायर बच जाएगा, और स्क्वायर को हम लोगों ने देखो ये लिखा हुआ 4 पाई स्क्वायर m अपॉन r स्क्वायर। 4 भी कांस्टेंट, पाई भी कांस्टेंट, बेटा मास ऑलरेडी कांस्टेंट, और कांस्टेंट और इक्वल मिलके क्या बनाते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बनाते हैं, इनवर्सली। तो ये 1 अपॉन है तो क्या बनेगा, इनवर्सली। तो उस केस के अंदर फोर्स जो होता है वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंसेस बिटवीन देम, और ये हमारे पास इनवर्स स्क्वायर। क्या सॉल्यूशन आता है, 6.67 मल्टीप्लाइड बाई, अगर ये देखो 50 और 50 को मल्टीप्लाइड किया जाए तो 2500 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर -11, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 1। और इस डाटा को अगर हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो हम मल्टीप्लिकेशन करने पर जो हमारे पास डाटा आता है वो कितना आता है, आप कर लेना इसका मल्टीप्लिकेशन 16675 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर -11 न्यूटन। अब बेटा जो आंसर आपको मिलाया गया है, आंसर जो मैच करवाया गया है वो किस तरीके से मैच करवाया गया है, हम लोग f की वैल्यू क्या लिख दे, 1.6675। अगर हम इसका मतलब इसको 10 की पावर 4 क्या कर रहे हैं, इसको कितने से डिवाइड कर रहे हैं, 10 की पावर 4 से डिवाइड कर रहे हैं, और 10 की पावर 4 को अगर हम लोग देखें, देखो इसका मतलब क्या हो गया, इसको ये करने का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे आप लोग इसकी वैल्यू को चेंज कर रहे हैं। देखो अगर मैं इसको क्या करूं, 16675, इसको 1 2 3 4 इतने से ही मल्टीप्लाइड और इतने से ही डिवाइड अगर कर दिया जाए तो शायद इसमें कोई चेंजमेंट नहीं, क्योंकि किसी चीज सेम थिंग से मल्टीप्लाइड करें और सेम थिंग से डिवाइड करें तो कोई चेंजमेंट नहीं आने वाला। अगर इसके नीचे 4 डेसिमल तक कन्वर्ट करें तो ये आ गया, ऊपर बच गया 10 की पावर 4, और ये बच गया आप लोगों के पास 10 की पावर -11, ये प्लस का 4। अगर इस डाटा को सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो ये डाटा कितना आएगा, 10 की पावर 4 आएगा, और 11 माइनस का और 4 प्लस का, तो जब इसको सब्ट्रैक्ट करके लिखेंगे तो कितना आएगा, 10 की पावर -7, और फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। आपने पढ़ा होगा जब दो करेक्ट वैल्यू निकालनी हो तो 2 डेसिमल तक निकालते हैं, अगर थर्ड डिजिट 5 और मोर देन 5 हो तो नेक्स्ट वाले के अंदर क्या हो जाता है बेटा, एक ऐड हो जाता है, तो हमारे पास फोर्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1.67 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर -7 न्यूटन। ये हमने दो बॉडीज के बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स निकाल दिया। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, दो बॉडीज का मास दिया हुआ था, दोनों बॉडीज के बीच की डिस्टेंस दी हुई थी, फोर्स कैलकुलेट करना था, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स होती है। हमने फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का फॉर्मूला पढ़ा है, F = G m1 m2 अपॉन r का स्क्वायर। G फिक्स वैल्यू है, m1 की वैल्यू 50 थी, m2 की वैल्यू 50 थी, r की वैल्यू 1 का स्क्वायर था। तो सबसे पहले हमने इसको सिंप्लीफिकेशन किया, 6.67 और 50 मल्टीप्लाइड बाय 50 कितना आ गया, 2500 आ गया, मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -11। मैंने क्या किया, जब इस डाटा को मैंने सिंप्लीफाई किया तो मेरे पास कितना आ गया, 16675। ये डाटा इसको सिंपली मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये डाटा आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -11। इसको मैंने क्या किया, 10,000 से ही मल्टीप्लाइड कर दिया और 10,000 से ही डिवाइड कर दिया, तो सेम थिंग से मल्टीप्लाइड और सेम थिंग से डिवाइड, कोई चेंजमेंट नहीं आता है। जब मैंने इस डाटा को इसको तो 10 की पावर 4 में कन्वर्ट कर दिया तो 10 की पावर 4 हो गया, और जब इसको डिवाइड किया गया तो 4 पॉइंट पे 1 2 3 और 4 पॉइंट पे मैंने डेसिमल लगा दिया, और डेसिमल लगा के उसको सोल्व
किया a की पावर m प्लस a की पावर आप लोगों के पास n बन जाएगा, क्योंकि जब बेस इक्वल हो और उनकी पावर्स अगर मल्टीप्लाइड हो रही हो तो पावर्स का क्या हो जाता है, एडिशन हो जाता है। तो इस तरीके से हमने फर्स्ट न्यूमेरिकल की वैल्यू निकाली। दूसरा न्यूमेरिकल, एक टाइप का तो सिंपल न्यूमेरिकल ये था, दूसरी टाइप के जो न्यूमेरिकल बनते हैं वो किस तरीके के होते हैं वो देखते हैं हम लोग। सबसे पहले जो सेकंड टाइप के न्यूमेरिकल्स आते हैं उसमें क्या होता है, या तो मासेस को चेंज करता है या फिर डिस्टेंस को चेंज करता है, वो सेकंड टाइप के न्यूमेरिकल्स में आते हैं। देखो, द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज F। पहले ग्रेविटेशनल फोर्स ये मान लिया, दो ऑब्जेक्ट है, एक ये ऑब्जेक्ट है बेटा, एक ये ऑब्जेक्ट है, इसका मास क्या मान लेते हैं, m1 मान लेते हैं, इसका मास क्या मान लेते हैं, m2 मान लेते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है, अगर और मान लो इन दोनों के सेंटर पॉइंट से ये डिस्टेंस, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, r है। कितनी डिस्टेंस है बेटा, ये r है, यहां से और यहां तक r है। तो इन दोनों के बीच में ये इस पे फोर्स लगा रहा है, ये इस पे फोर्स लगा रहा है, तो इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या माना हुआ है, F माना हुआ है। अब फर्स्ट केस में क्या कह रहा है, हाउ विल दिस फोर्स चेंज इफ द डिस्टेंस बिटवीन देम इज रिड्यूस्ड टू हाफ। उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो प्रीवियस के कंपैरिजन में हाफ कर दी जाए। तो उस केस के अंदर देखो, हमने फॉर्मूला दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, तो फर्स्ट केस को सिंप्लीफाई करते हैं सबसे पहले। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमने क्या पढ़ा है, फोर्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आप लोगों के पास, हमने पढ़ा है F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंसेस बिटवीन देम। कब, जब डिस्टेंस r थी, जब उनके बीच की कब थी, कितनी डिस्टेंस थी, r थी। अब क्वेश्चन कह रहा है व्हेन डिस्टेंस बिटवीन देम इज reduced to half। तो न्यू डिस्टेंस, हम लोग न्यू डिस्टेंस ले लेते हैं, न्यू डिस्टेंस को कितना मान लेते हैं भाई, r डैश मान लेते हैं। न्यू डिस्टेंस को कितना मान लेते हैं, r डैश। और न्यू डिस्टेंस जो है वो पहले वाली की कितनी है, न्यू डिस्टेंस की बात की जाए r, वो कितनी है, r/2। न्यू डिस्टेंस आ गई, तो न्यू फोर्स, नया फोर्स बात करें, न्यू फोर्स कितना आ जाएगा आप लोगों के पास, ये देखो वही तो चीज निकालनी है, न्यू फोर्स की वैल्यू निकालनी है, नया फोर्स कितना आएगा। तो देखो इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। अब न्यू फोर्स F डैश मान लिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r डैश का स्क्वायर, r डैश का स्क्वायर। अब r डैश कितना है, r/2, तो क्यों ना इसकी वैल्यू पुट कर दी जाए, F 1/r डैश की जगह क्या रख दिया जाए, r/2 का स्क्वायर। अब बेटा ये स्क्वायर खोलते हैं, स्क्वायर को आप लोगों के पास करते हैं, तो स्क्वायर अपन हम रिमूव करते हैं, तो 1/r² अपॉन क्या आ गया, 4 आ गया। ये 4 ऊपर चला जाएगा तो फोर्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा, 4/r का स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर क्या आ गई, 2 मान ली। अब देखो इक्वेशन 1 के अंदर देखा जाए तो F जो होता है वो 1/r² को क्या लिख सकते हैं हम लोग, F लिख सकते हैं। तो ये 1/r, तो न्यू फोर्स, नया फोर्स है, ये नए फोर्स की वैल्यू है F डैश। तो न्यू फोर्स इज इक्वल टू पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन फर्स्ट इन सेकंड, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन फर्स्ट इन सेकंड। तो न्यू फोर्स कितना आ गया, अगर हम लोग देखें तो 4 तो था ही, और 4 के साथ में कितना आ गया, F आ गया। नया फोर्स कितना आ गया, प्रीवियस के कंपैरिजन में 4 टाइम्स आ गया। तो सिंपल सी बात है, आप लोगों के पास अगर डिस्टेंस चेंज करे तो इस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेगा, मास चेंज करे तो दूसरे वाले फैक्टर पे, और दोनों के अंदर चेंजमेंट करे तो दोनों का इन्वॉल्वमेंट साथ होगा। तो हमने इनवर्स स्क्वायर लॉ के अकॉर्डिंग पढ़ा है, F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की स्टेटमेंट में कहा गया है कि व्हेन
टू बॉडीज के बीच के अंदर अगर हम लोग देखा होगा अट्रैक्ट विद ईच अदर द फोर्स होता है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। मास का क्वेश्चन भी है दूसरा, सेकंड वाला क्वेश्चन मास के ऊपर डिपेंड कर रहा है, वो भी आपको अभी एक्सप्लेन करेंगे। तो डिस्टेंस चेंज की गई, तो डिस्टेंस चेंज की गई तो रिड्यूस टू हाफ की गई, नई डिस्टेंस को r डैश मान लिया, पहले के कंपैरिजन में r/2 होगी। न्यू फोर्स निकालना है तो नया फोर्स क्या मान लिया f डैश, तो 1 बाय डिस्टेंस का स्क्वायर तो r डैश का स्क्वायर। r डैश की वैल्यू कितनी है r/2, r/2 का स्क्वायर किया तो r/2 का स्क्वायर किया तो हमारे पास फोर्स कितना आ गया 1 बाई r स्क्वायर बाई कितना आ गया 4 आ गया। 4 ऊपर चला जाएगा और r स्क्वायर नीचे आ जाएगा। और देखो 1 बाई r स्क्वायर जिसको मैं आप लोगों के पास सर्कल कर रहा हूं, इसकी वैल्यू हम लोगों ने इक्वेशन 1 के अंदर निकाली हुई है 1 बाई r स्क्वायर की वैल्यू। तो इक्वेशन 1 की वैल्यू पुट कर दी तो कितनी थी इक्वेशन में 1 बाई r स्क्वायर की वैल्यू कितनी थी f के बराबर थी। तो नया फोर्स पुराने वाले फोर्स का कितना टाइम्स हो जाएगा 4 टाइम्स में इंक्रीज हो जाएगा। डिस्टेंस सिंपल सी बात है, इस चीज को इंक्रीज करोगे तो ये डिक्रीज होगा, डिक्रीज करोगे तो क्या होगा इंक्रीज। इसको क्या कर रहे हैं डिक्रीज कर रहे हैं तो ये चेंजमेंट हो जाएगा। अब सेकंड पार्ट देखते हैं इसी क्वेश्चन का, इसके अकॉर्डिंग क्या बताया गया है। देखो मास को चेंज कर रहा है, इसमें कोई वैल्यू भी दे सकता है, जरूरी नहीं है आपको कि मैंने r मान के किया, वो कोई भी वैल्यू दे सकता है 2 टाइम्स 4 टाइम्स कुछ भी दे सकता है वैल्यू में। क्या कह रहा है द मास ऑफ ईच ऑब्जेक्ट इज क्वाड्रुपल्ड। क्वाड्रुपल्ड का मतलब होता है 4 टाइम्स। लेट देखो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमने फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा है, दो चीजों के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, या आप लोगों के पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर अब क्या कह रहा है, अगर मास को चेंज कर दिया जाए, किसको चेंज कर दिया जाए मास को कितने टाइम्स चेंज कर दिया गया 4 टाइम्स। न्यू मास दो ऑब्जेक्ट का मास, इसका मास मान लिया m1 का डैश, ये कितना है 4m1। दूसरे ऑब्जेक्ट का मास मान लिया m2 का डैश, वो भी कितना है 4m2। एक m1 था एक m2 था, ठीक है। नया फोर्स क्या मान लिया न्यू फोर्स f डैश, वो हमने निकालना है। तो नया फोर्स f डैश बराबर क्या आ गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अगर हम लोग देखें m1 का डैश और m2 का डैश, और m1 डैश और m2 डैश की वैल्यू निकाल रखी है, पुट कर दो। m1 डैश की वैल्यू कितनी है 4m1, m2 डैश की वैल्यू कितनी है 4m2। तो नया फोर्स कितना आ गया 4 और 4 16 m1 m2। अब इक्वेशन नंबर 1 में m1 m2 की वैल्यू f की वैल्यू किसके बराबर है m1 m2 की, तो m1 m2 की जगह क्या रख दिया जाए f रख दिया जाए। तो न्यू फोर्स कितना हो गया, जो f डैश आएगा वो कितना हो जाएगा 16 टाइम ऑफ कौन से वाले फोर्स के कंपैरिजन में, जो आप लोगों के पास फर्स्ट वाला फोर्स है। तो ये हमारे कुछ 2 टाइप के न्यूमेरिकल थे। तो बच्चों इस पे प्रैक्टिस करना, काफी सारे न्यूमेरिकल्स आपके बुक्स में दिए हुए हैं, तो इस टॉपिक को सोल्व करना। अभी 2 टाइप के न्यूमेरिकल्स और बाकी न्यूमेरिकल्स हम नेक्स्ट वीडियो में लेते हैं। थैंक यू सो मच। तो स्टूडेंट्स हम जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है उस पे कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं। इसमें 4 टाइप के न्यूमेरिकल्स बनते हैं, जिनमें 2 टाइप्स आज की इस वीडियो में मैं सोल्व करवा रहा हूँ, और नेक्स्ट 2 टाइप है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर आप लोगों को जो है सोल्व करवाई जाएंगे। तो हम 1 बाय 1 करके ये 2 टाइप्स के न्यूमेरिकल, फर्स्ट ऑफ ऑल एक न्यूमेरिकल इस टाइप से बनता है, एक टाइप ये बनती है। इस तरीके से न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं आप लोगों के पास यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 2 पर्सन्स हैविंग मास 50 kg ईच, यानी कि अगर हम लोग बात करें 2 पर्सन्स का मास, तो सॉल्यूशन निकाले इसका तो क्या हो गया, यहाँ 2 पर्सन्स है, एक का मास मान लिया m1, एक का मास मान लिया मैंने m2, और दोनों का मास है 50 kg ईच। दोनों का मास दिया हुआ है 50 kg ईच। आर स्टैंडिंग सच दैट सेंटर्स ऑफ ग्रेविटी आर 1 मीटर अपार्ट, और उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, उन दोनों के जो सेंटर्स पॉइंट्स है, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है 1 मीटर अपार्ट। तो कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। तो फोर्स निकालने के लिए हमें फोर्स निकालना है। तो फोर्स के लिए देखो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू मैंने पहले भी बताई थी, कितनी होती है, फिक्स होती है 6.67 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी का स्क्वायर। तो हम लोगों ने फोर्स निकालना है। देखो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का क्या फॉर्मूला पढ़ा है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन क्या फॉर्मूला पढ़ा है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का, F जो होता है वो किसके बराबर होता है, G
m1 m2 अपॉन r का स्क्वायर। तो क्यों ना बेटा यहाँ g की वैल्यू है, m1 की वैल्यू है, m2 की वैल्यू है, इन सब वैल्यूज को पुट कर दिया जाए और पुट करके इस कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई किया जाए। तो सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले वैल्यू पुट करते हैं सबकी 1 बाय 1 करके, और वैल्यू के हिसाब से हम फॉर्मूले के अंदर g की वैल्यू लिख दी मैंने 6.67 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर -11, m1 की वैल्यू 50 kg, m2 की वैल्यू 50 kg और r का स्क्वायर, r की वैल्यू है 1, तो बेटा इसकी वैल्यू रख दी 1। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखो सिंप्लीफाई करने का सबसे अच्छा तरीका जो आपके पास जो यूज होता है